पॉइंट नंबर 47 देखिए बेटा, और ये क्वेश्चन जब भी आता है ना 5 मार्क्स में आता है, ये पूरा अपने आप में 5 मार्क्स का एक कंप्लीट क्वेश्चन है। क्या पूछेगा आपसे? एक्सप्लेन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन मतलब क्या होता है? मेटल को निकालना। किससे निकालना? ऑर्स से। आपको याद है ऑर्स क्या बताया था? आप भूल गए होंगे। मिनरल्स के अंदर जो मेटल की हाई कंसंट्रेशन होता है, यानी मिनरल्स के अंदर जो मेटल पाया जाएगा, हाई कंसंट्रेशन होती है किसी मेटल की, उसको हम ऑर्स कहते थे। अब उस ऑर्स में से मेटल भी तो निकालोगे, तभी तो मार्केट में जाके बेचोगे। तो हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। पहले टॉपिक को क्लियर करो, हम पढ़ क्या रहे हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी हम मेटल को निकाल रहे हैं। किससे निकाल रहे हैं? फ्रॉम ऑर्स। हम मेटल को निकाल रहे हैं। किससे निकाल रहे हैं? हम ऑर्स से निकाल रहे हैं। हिंदी में क्या लिखा बेटा? अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण। अयस्क याद है ना, आपको पिछला टॉपिक बताया था, उसमें से धातु को खींच के निकालना। और ये जब भी आता है 5 मार्क्स में आता है, कभी भी आता है। तो पूरा टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये बहुत आराम से समझना है, टाइम लगेगा इस टॉपिक में, लेकिन अगर ये समझ में आ गया तो आगे के जितने भी टॉपिक है वो फिनिश हो जाएंगे आपके एक साथ। तो प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है बेटा? देखो, स्टार्टिंग से बात आते हैं, वापस चलते हैं एक बार, कि हमने बात की थी कि भाई अर्थ के क्रस्ट में से हमने पहले मिनरल निकाला था। याद करो, स्टेप समझो। हमने अर्थ के क्रस्ट में से पहले मिनरल्स निकाला था। बहुत अच्छी बात है, मिनरल्स हमारे पास आ चुका था। अब फिर मिनरल्स में हमने देखा कि मिनरल्स में से ऑर्स निकलता है। मिनरल्स से हम क्या निकालते हैं? ऑर्स आ गया। ऑर्स से हम लोग क्या निकालते हैं? हम लोग मेटल निकाल लेते हैं। ऑर्स से हम लोग मेटल निकालते हैं, जिसको हमें मार्केट में जाके बेचना होता है। तो हम लोग जो भी मेटल खरीदते हैं ना बेटा अपने घर के लिए, वो सब इन प्रोसेस से होके आता है। पहले जमीन से मिनरल्स निकालते हैं, मिनरल से फिर ऑर्स बनता है, ऑर्स से फिर मेटल पे पहुंचते हैं, और ये हम लोग खरीदते हैं। ना हम लोग मिनरल्स खरीदेंगे, ना हम लोग ऑर्स खरीदेंगे, हम लोग मेटल खरीदेंगे जो प्योर फॉर्म में पाया जाता है। तो क्वेश्चन यही तो है कि ऑर्स से मेटल कैसे बना। हिंदी में क्या बताया था कि भूपर्टी में से पहले हमें खनिज मिलेगा, खनिज में से हम लोग अयस्क निकालेंगे, खनिज में से हम अयस्क निकालते हैं, अयस्क, खनिज में से हम लोग अयस्क निकालेंगे, और उसके बाद उस अयस्क में से हमें धातु चाहिए, तो हमें अयस्क में से हमें धातु निकालना है, अयस्क में से हमें धातु को बाहर निकालना है, अयस्क में से धातु को बाहर निकालना है। तो पहले मिनरल, मिनरल से ऑर्स, ऑर्स से मेटल। तो अब हम इस टॉपिक पे हैं कि ऑर्स से मेटल कैसे निकालें, अयस्क से धातु कैसे निकालें। तो चलिए मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। सुनिए बेटा, कभी भी अगर हमें ऑर्स से मेटल निकालना है तो हम आंख बंद करके नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं आंख बंद करके? अगर बाई चांस वो सोडियम निकला तो आपने देखा ही ऑर्स है और आपने निकाल लिया, बिना देखे बिना रिसर्च करे ऐसे निकाल लिया, और वो अंदर सोडियम था, बाहर आते ही ब्लास्ट हो जाएगा। जो करोड़ों की लगा रखी है ना प्लांट, स्वाहा नमस्ते कर दोगे तुम। अगर तुम जैसे मैनेजर बना दिया ना तो कंपनी गई। ऐसा नहीं होता। वैज्ञानिक पहले ऑर्स पे रिसर्च करते हैं, वो देखते हैं कि इस ऑर्स के अंदर कौन सा मेटल है। वो मेटल हाई रिएक्टिव तो नहीं है, पता लगे बाहर निकलते ही काम हो गया खराब। मीडियम रिएक्टिव तो नहीं है, या लो रिएक्टिव तो नहीं है। तो जी हां, ऑर्स को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, उनके रिएक्शन के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। ये जो मैं टेबल बनाने वाला हूं ना, ये आपके बुक में बहुत अच्छे से बना हुआ है। अगर आपके पास बुक हो, टाइम मिले, 3rd चैप्टर खोल के देखना एक बार, बड़ा सा टेबल मिलेगा, वो यही टेबल में बनाने वाला हूं। ये टेबल हम क्या पढ़ क्या रहे हैं, पहले दिमाग में पढ़ो। ऑर्स से मेटल, ऑर्स से मेटल कन्वर्ट करना सीख रहे हैं कि ऑर्स से मेटल कैसे निकालते हैं। तो बच्चों क्या करते हैं, पहले इसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं। इसको पहले 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, देखने के लिए कि कभी यह हाई रिएक्टिव तो नहीं है भाई, कभी ये हाई रिएक्टिव तो नहीं है, उच्च अभिक्रियाशील तो नहीं है कि बाहर आते ही काम खराब हो जाए हमारा। उच्च अभिक्रियाशील, उच्च अभिक्रियाशील, कहीं भी हाई रिएक्टिव तो नहीं है, कहीं ये मीडियम रिएक्टिव तो नहीं है, कहीं ये मीडियम रिएक्टिव तो नहीं है, या कहीं ये लो रिएक्टिव तो नहीं है। तो बच्चों हम आंख बंद करके, हम इतनी पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? यही सब चीज समझने के लिए।
आप खुद सोचो, आप चलो ये विज्ञान की बात हो, आप खुद सोचो, मैंने आपको क्या बताया था, सोडियम पोटेशियम बहुत रिएक्टिव होते हैं, इतने रिएक्टिव होते हैं कि एयर से आग पकड़ लेते हैं। अब मान लो थोड़ी सी परसेंटेज सोडियम पोटेशियम की थी, पृथ्वी से जब निकाला और हमने, उसमें थोड़ी सी जो परसेंटेज थी वो सोडियम पोटेशियम की थी, तो बाहर निकालते काम खराब हो जाएगा ना। तो ऐसे नहीं निकालते, पहले हम लोग भेजते हैं, जो कंपनी वाले होते हैं वो साइंटिस्ट को, वैज्ञानिक को, जो इंजीनियर होंगे उनको भेजेंगे, भैया इसमें देखो क्या है, पूछो तो सही क्या है, बताओ तो सही क्या है इसके अंदर। तो वो बताएगा, क्या बताएगा कि वो हाई रिएक्टिव है, मीडियम रिएक्टिव है, ये लो रिएक्टिव है, कौन सा मेटल है इसके अंदर। ठीक है, तो पहले 3 कैटेगरी में बांट लेते हैं कि भाई ये हाई रिएक्टिव है, ये मीडियम रिएक्टिव है, ये लो रिएक्टिव है। हिंदी में उच्च अभिक्रियाशील, इसको बोलेंगे बेटा मध्यम अभिक्रियाशील, मध्यम अभिक्रियाशील, मध्यम अभिक्रियाशील और निम्न अभिक्रियाशील। 3 कैटेगरी में बांट लेते हैं, निम्न अभिक्रियाशील। अब जो इंजीनियर थे उन्होंने कहा कि अरे भाई ये तो हाई रिएक्टिव, ये जो ऑर्स निकला ना ये तो हाई रिएक्टिव है जी, ये तो हाई रिएक्टिव है, क्या करें, रोने बैठ जाएं, हाई रिएक्टिव है तो छोड़ दें। वैसे मेथड है हमारे पास हाई रिएक्टिव का अलग मेथड है, हमारे पास मीडियम रिएक्टिव का अलग मेथड है और हमारे पास लो रिएक्टिव का अलग मेथड है। तो पहले रिएक्टिविटी चेक होगी कि इसके अंदर ऑर्स के अंदर मेटल जो है वो कौन से रिएक्टिविटी का है। अगर वो हाई रिएक्टिव है, अगर वो हाई रिएक्टिव है तो इसके लिए एक स्पेशल मेथड होता है जिसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस। इस मेथड के द्वारा, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के द्वारा, ये मेथड का नाम है बेटा जो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के द्वारा हम लोग प्योर मेटल निकालते हैं। प्योर मेटल सोडियम पोटेशियम निकाल लेंगे और इससे कोई ब्लास्ट नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा, आपकी फैक्ट्री जो है बची रहेगी। विद्युत अपघटन, हिंदी बोलते हैं बेटा विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन द्वारा, इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा हम लोग धातु प्राप्त कर लेंगे अगर वो हाई रिएक्टिव है। अगर वो हाई रिएक्टिव है तो हम कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड फॉलो करेंगे। इस मेथड द्वारा हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। हमारा काम क्या था, काम क्या था, ऑर्स से मेटल निकालना। तो हम क्या लेके चले थे, ऑर्स। हमने चेक करा ऑर्स के अंदर कौन सा मेटल है, हाई रिएक्टिव है, मीडियम रिएक्टिव, लो रिएक्टिव है। वहां से वैज्ञानिक भाग क्या है, डॉक्टर भाग, साइंटिस्ट भाग क्या है कि सर इसमें हाई रिएक्टिव है। ठीक है भैया, तो हाई रिएक्टिव है तो हम क्या करेंगे, ठीक है इसको ले जाओ इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड में, इलेक्ट्रोलाइसिस मशीन में ले जाओ, इलेक्ट्रोलाइसिस मशीन में डालो, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड द्वारा हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। काम खत्म, नमस्ते, मार्केट में बेच आएंगे, पैसा कमाएंगे, पैसा ही पैसा होगा। ठीक है, ये कौन सा केस है, जब बात होती है हाई रिएक्टिव की, ये हाई रिएक्टिव का केस है। नाउ ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मीडियम रिएक्टिव हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो मीडियम रिएक्टिव हो, है ना, कि भाई वो आए भाग के कि भाई ये जो मेटल है इसमें सर वो मीडियम रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव नहीं है ना, बहुत कम रिएक्टिव भी नहीं, ठीक ठाक है, मीडियम रिएक्टिव है। तो मीडियम रिएक्टिव को कैसे हम साफ करेंगे, मेटल कैसे निकालेंगे, तो इसके 2 तरीके होते हैं। मीडियम रिएक्टिव को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, मीडियम रिएक्टिव को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। आपके पास बुक हो, चेक कर लेना। तो मीडियम रिएक्टिव को बेटा हम भी 2 कैटेगरी में बांट लेंगे, एक को बोलते हैं कार्बोनेट और एक को बोलते हैं सल्फाइड। एक को बोलते हैं बेटा कार्बोनेट और एक को बोलते हैं सल्फाइड। कार्बोनेट और सल्फाइड, क्लियर हो गया। एक को क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोनेट, एक को बोलते हैं कार्बोनेट और एक को क्या बोलते हैं बेटा, सल्फाइड। हिंदी में एक को बोलते हैं बेटा भर्जन और एक को बोलते हैं निस्तापन। भर्जन और निस्तापन, कार्बोनेट और सल्फाइड 2 कैटेगरी में बांट लेते हैं। हिंदी में इसको ऐसे लिख लो, अभी इसको तो ऐसे लिख लो, कार्बोनेट, कार्बोनेट एंड सल्फाइड 2 कैटेगरी में बांट लेते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा। क्या करा हमने, अगर वो मीडियम रिएक्टिव है तो उसको हम 2 कैटेगरी में बांटेंगे, 2 हिस्सों में बांट लेंगे। एक को बोलेंगे कार्बोनेट और एक को बोलते हैं सल्फाइड, दोनों में से कोई एक होगा, या तो वो कार्बोनेट होगा या सल्फाइड होगा। अगर वो कार्बोनेट है, ध्यान से सुनना, अगर वो कार्बोनेट है तो उसके लिए मेथड होता है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन मेथड फॉलो होता है। अगर वो कार्बोनेट है तो उसके लिए कैल्सिनेशन मेथड, ये मेथड का नाम है जिस मेथड से हम लोग मेटल निकालते हैं, ये मेथड का नाम है। आपको क्या लगता है आगे क्या पढ़ने वाले हो, पता आपको क्या पढ़ने वाले हो, पहले ये मेथड पढ़ोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड पढ़ोगे, फिर कैल्सिनेशन मेथड पढ़ोगे, अगला है रोस्टिंग, रोस्टिंग मेथड पढ़ोगे। यही आगे मैंने कहा था ना,
जिसने ये टेबल समझ लिया, खत्म, आगे के सारे टॉपिक अपने आप के कैसा जी नमस्ते जाओ हम अपने आप कर लेंगे। टेबल को समझो, टाइम लगेगा मैं मानता हूं, लेकिन मैं पूरा पूरा सबको समझाना चाहता हूं। वो टेबल कहीं और नहीं है, आपके बुक में दिया हुआ है, जाकर देख लो। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है, देख चेक कर लेना, पूरा टेबल दिया हुआ है। लेकिन टेबल का मतलब क्या है ये किसी को नहीं पता। हम कर क्या रहे हैं, हम मेटल निकाल रहे, किससे मेटल निकाले, ऑर्स से। तो तीन कैटेगरी में बांट देंगे भाई, हाई रिएक्टिव है, मीडियम रिएक्टिव, लो रिएक्टिव है। अगर वो हाई रिएक्टिव है तो उसको इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से मेटल निकाल लेंगे। अगर वो मीडियम रिएक्टिव है तो उसको दो कैटेगरी में बांटेंगे, या तो कार्बोनेट होगा या फिर वो सल्फाइड होगा। क्योंकि जितने भी मीडियम रिएक्टिव होते हैं ना, दो कैटेगरी के होते हैं, एक कार्बोनेट वाले होते हैं, एक सल्फाइड वाले होते हैं। अगर वो कार्बोनेट है, वहां से वैज्ञानिक भाग 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 क्या आया, भाई क्या हुआ, अरे सर जी कार्बोनेट है, कोई बात नहीं, चल भाई उठा इसको ले चल किसमें, कैल्सिनेशन मेथड में, इसको ले चल कैल्सिनेशन मेथड में, हिंदी में बोलते हैं बेटा भर्जन विधि में ले चल, इसको भर्जन में ले चल, कैल्सिनेशन में ले चल। अब अगर वो सल्फाइड हुआ, मीडियम रिएक्टिव में सल्फाइड वाला हिस्सा हुआ, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए करेंगे रोस्टिंग। अगर वो सल्फाइड हुआ तो कौन सा मेथड, रोस्टिंग मेथड फॉलो करेंगे, जिसे हम बोलते हैं निस्तापन। अगर वो बेटा कार्बोनेट हुआ तो कैल्सिनेशन मेथड, अगर वो सल्फाइड हुआ तो रोस्टिंग मेथड, अगर वो कार्बोनेट हुआ तो भर्जन विधि, अगर वो सल्फाइड हुआ तो निस्तापन विधि। इस विधि से हम उसको मेटल को निकालेंगे, लेकिन वो प्योर मेटल नहीं होगा। ये करने के बाद आप चाहो तो वापस दोनों को मिला भी सकते हो। ये करने के बाद आपका प्योर मेटल नहीं आएगा, मेटल ऑक्साइड आएगा। क्या आएगा, मेटल ऑक्साइड। यानी इस मेथड से ना हमें प्योर मेटल नहीं मिलता। हाँ जी, यही फर्क है। इस वाले मेथड से प्योर मेटल मिलता है, इस वाले मेथड से प्योर मेटल मिल जाता है, लेकिन इन दोनों वाले मेथड से क्या होता है कि प्योर मेथड नहीं मिलता। प्योर मेटल आपको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा मेटल कार्बोनेट। क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड मिलेगा आपको, मेटल ऑक्साइड मिलेगा, यानी ऑक्सीजन के फॉर्म में मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं मेटल ऑक्साइड। तो इन दोनों मेथड से आपको प्योर मेटल नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलेगा, यानी मेटल के साथ ऑक्सीजन भी होगा। लेकिन कोई बंदा क्यों लेगा भाई आपका मेटल, उसके साथ ऑक्सीजन है, क्यों लेगा आपके साथ ऑक्सीजन, मतलब उस पर लेयर पड़ी होगी, तो क्यों कोई खरीदेगा, कहेगा ये तो बेकार है, क्यों लूं मैं, हटा इसको, कोई नहीं खरीदेगा आपसे। तो आप इसको और प्योरीफाई करोगे, अच्छे साफ करोगे। हिंदी में बोलते हैं बेटा धातु ऑक्साइड, हिंदी में भी लिख दूं आपको, धातु ऑक्साइड, धातु नहीं मिलेगा, धातु ऑक्साइड मिलेगा। अब आप सर पकड़ लोगे, यार इतनी मेहनत करी लेकिन मेटल तो मिला नहीं, हमें तो मेटल ऑक्साइड मिला। मेटल ऑक्साइड का मतलब ऑक्साइड, ऑक्सीजन की लेयर चढ़ी होती है उसके ऊपर, मेटल पर ऑक्सीजन की परत होगी, कोई क्यों खरीदेगा आपसे, उस पर लेयर है भाई, क्यों खरीदेगा। तो आप भागे भागे मेरे पास आओगे, है ना, भागे भागे मेरे पास आओगे, सर वो मैंने मेटल निकाल लिया बट वो ऑक्सीजन की लेयर है, मैं क्या करूं। तो मैं कहूंगा बेटा कोई बात नहीं, इसका रिडक्शन कर दे, रिडक्शन। अब आप भूल गए होंगे रिडक्शन, ये फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था, याद करो रिडक्शन, उपचयन, ऑक्साइडेशन, रिडक्शन, भूल गए होंगे आप। वो मेथड था केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन भूल गए होंगे सब। ऑक्साइडेशन, रिडक्शन, ऑक्साइडेशन, रिडक्शन करेंगे। हिंदी में बोलेंगे इसका अपचयन करेंगे। क्या करेंगे, अपचयन। और अपचयन ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है, जिसमें ऑक्सीजन हट जाता है, ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, इसलिए अपचयन। याद करो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन की डेफिनेशन क्या बताई थी, आप जाके चेक करना, फर्स्ट चैप्टर का वीडियो जाके चेक करना। रिडक्शन मैंने आपको बताया था, उसमें ऑक्सीजन हट जाता है, तो हमें ऑक्सीजन तो हटाना है, तो हम रिडक्शन करेंगे। केमिकल रिएक्शन कौन सा करेंगे, रिडक्शन करेंगे, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन खत्म। क्या मिल गया आपको मिल गया मेटल। बल्ले बल्ले, शाबाश, चलो जी, खुश हो गए सर जी, थैंक यू, आपने आज इसका सॉल्यूशन बता दिया, हमें धातु मिल गया, खुश हो गए, हैप्पी, मेटल मिल गया, खुश। मीडियम रिएक्टिव समझ में आ गया। एक बात दोबारा समझो, हम पढ़ क्या रहे, ये बात समझना। पहले मोस्टली तो यही नहीं पता था बच्चों को पढ़ क्या रहे। हम पढ़ क्या रहे, हम मेटल निकाले, किस में से मेटल निकाले, ऑर्स में से। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को निकाल लें, किस में से, ऑर्स में से। तो मेटल को निकालने के लिए पहले उसे तीन कैटेगरी में बांटा जाता है, हाई रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव, लो रिएक्टिव। अगर वो हाई रिएक्टिव है तो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से हमें प्योर मेटल मिल जाएगा, काम खत्म।
बट अगर वो मीडियम रिएक्टिव है तो उसे दो कैटेगरी में बांटा जाएगा, कार्बोनेट एंड सल्फाइड। कार्बोनेट को कैल्सिनेशन मेथड से एंड सल्फाइड को रोस्टिंग मेथड से प्यूरिफाई करते हैं, लेकिन इस मेथड से प्योर फॉर्म नहीं आता, हमें ऑक्साइड मिलता है मेटल का, मतलब ऑक्सीजन की लेयर होती है। तो हम अगला मेथड फॉलो करेंगे रिडक्शन, और रिडक्शन से हमें मेटल मिल जाएगा। अब देखो हम ये वाला मेथड पढ़ेंगे, अब एक इधर देखो, अब मेरी बात ध्यान सुनो। अब हम आगे क्या पढ़ने वाले, हम ये पढ़ने वाले हैं, एक तो हम ये पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, ये पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे कार्बोनेट मेथड, एक हम पढ़ेंगे सल्फाइड मेथड, लेकिन हम लोग ये भी पढ़ेंगे, चलो कैल्सिनेशन मेथड तो ये है, सॉरी ये तो टाइप है, सॉरी बेटा ये तो टाइप है, दो टाइप के होते हैं, मेथड ये है कार्बोनेट, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, ये पढ़ेंगे। यानी एक हमें ये वाला टॉपिक पढ़ना है, एक हमें ये पढ़ना है, और एक हमें ये पढ़ना है। आप कहोगे फिर ये क्यों नहीं पढ़ना, ये भी तो एक मेथड है, ये हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में, इसलिए नहीं पढ़ेंगे। ये भी एक मेथड है, रिडक्शन है, केमिकल रिएक्शन का, याद करो तरीका होता है, तो हम ये नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं ना भैया, जाके देखो ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, अपचयन उपचयन, इसलिए नहीं पढ़ेंगे, ये हम पढ़ चुके हैं, बुक वालों को पता है, इसलिए इसके बारे में नहीं है। तो 3 मेथड अभी हमें पढ़ना है, कौन कौन सा, एक इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड पढ़ेंगे, एक आपका कैल्सिनेशन मेथड आएगा, और एक आपका रोस्टिंग मेथड आएगा। चलिए अब वापस आते हैं इस पर, कौन, लो रिएक्टिव। अगर वो लो रिएक्टिव हुआ तो ऐसा भी तो हो सकता है कि लो रिएक्टिव हो, भाग के आए वही लो रिएक्टिव है। तो लो रिएक्टिव में ना एक चीज कॉमन है, जितने भी लो रिएक्टिव होते हैं ना, जितने भी लो रिएक्टिव मेटल होते हैं सबके सब सल्फाइड वाले होते हैं, सबके सब सल्फाइड वाले होते हैं। जितने भी लो रिएक्टिव होते हैं बेटा वो सबके सब सल्फाइड होते हैं, याद रखना आपको, लो रिएक्टिव वाले जितने भी होते हैं वो सल्फाइड होते हैं, उनमें सल्फर पाया जाता है, उनमें सल्फाइड पाया जाता है। और अभी भी मैंने आपको बताया कि जो सल्फाइड होगा उसके लिए कौन सा मेथड, उसके लिए रोस्टिंग मेथड। तो इसके लिए भी रोस्टिंग मेथड ही फॉलो होगा, निस्तापन या भर्जन। एक बार चेक कर लेना बेटा, हो सकता है मैंने उल्टा लिख दिया हो, शायद ये भर्जन था। एक बार बुक में चेक कर लेना बच्चों, लिखने से पहले, क्योंकि हिंदी में नाम थोड़े अलग हैं। एक बार चेक कर लेना, शायद इसको भर्जन बोलते हैं, शायद इसको भर्जन बोलते हैं रोस्टिंग को। तो यहाँ पर सही कर लेना, ये हटा देना यहाँ पर रोस्टिंग, ये बेटा भर्जन आएगा, और ये यहाँ से हटा देना, यहाँ पर निस्तापन आ जाएगा। ठीक है बेटा, उल्टा लिख दिया है मैंने शायद, हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम सही है, कुछ मत करना, हिंदी मीडियम सही कर लेना बेटा, ये भर्जन लिख देना, ये निस्तापन लिख देना। तो जितने भी सल्फाइड होते हैं बेटा, जितने भी सल्फाइड होते हैं, जितने भी क्या होते हैं सल्फाइड, उसको हम रोस्टिंग मेथड से फॉलो करते हैं। अभी तो बताया था, देखो अभी बताया मैंने, अभी बताया मैंने, मिटाया थोड़ी, और ऑनलाइन है वीडियो आपके पास है, मिटा भी नहीं सकता आपके सामने भाई, सल्फाइड को रोस्टिंग से अलग करेंगे। तो मैंने क्या बताया, जितने भी लो रिएक्टिव होते हैं सब सल्फाइड के फॉर्म में ही पाए जाते हैं, नेचुरली उनमें सल्फाइड ही होता है, और कुछ नहीं होता सल्फाइड के अलावा। तो सल्फाइड के लिए तो एक ही मेथड है, कौन, रोस्टिंग। लेकिन फिर से वही दिक्कत होगी, मैंने आपको क्या बताया, रोस्टिंग जो होगा वो प्योर मेटल नहीं देगा आपको, रोस्टिंग मेथड आपको प्योर मेटल नहीं देगा, दिक्कत है उसमें क्या दिक्कत है, आपको क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड मिलेगा, मेटल ऑक्साइड मिलेगा आपको, मेटल के साथ आपको ऑक्साइड मिलेगा, मेटल ऑक्साइड मिलेगा। तो आप फिर से क्या करोगे, आप इसका रिडक्शन करोगे, इसका भी रिडक्शन करोगे, इसका भी आप रिडक्शन करोगे, अपचयन करोगे, और आपको प्योर मेटल इस प्रकार से मिल जाएगा। ठीक है बेटा, हिंदी में बताऊं बेटा, भर्जन विधि से आपको पहले धातु ऑक्साइड मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भर्जन निस्तापन है, ये प्योर मेटल आपको नहीं देंगे, ये प्योर मेटल नहीं देते बेटा, ये मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये आपको धातु ऑक्साइड देंगे, फिर आप उस धातु ऑक्साइड को वापस क्या करोगे, उसका अपचयन करोगे, और अपचयन करने के बाद आपको धातु मिल जाएगा। और इस प्रकार से बच्चों ये आपका कंप्लीट टेबल यहां पर खत्म होता है। लो मैं छोटा कर देता हूं, देखिए ये रहा आपके सामने आपका पूरा टेबल, ये रहा पूरा टेबल आपके स्क्रीन पर समय दिख रहा होगा आपको, ये पूरा टेबल है इस समय, ये है आपका पूरा टेबल। क्या आपको दिखाई दे रहा है बेटा, क्या आप सही बच्चों को देख पा रहे हो बेटा, ये पूरा टेबल देख पा रहे हो, ये है पूरा टेबल। यही टेबल आपके बुक में भी बना हुआ है, जाकर चेक कर लो, लेकिन समझ में कभी भी नहीं आएगा जब तक आप समझोगे नहीं। ये साइंस है, विज्ञान है, केमिस्ट्री है, ये चीज समझने के लिए होती है, रटने के लिए हिंदी बनी है, इंग्लिश भी बनी है थोड़ी बहुत, चलो एसएसटी भी याद कर सकते हो आप। ये जब तक समझोगे नहीं याद होगा ही नहीं। ये हम पढ़ क्या रहे हैं, हम मेटल को निकाल रहे हैं, लास्ट बार समझा रहा हूं, आज के बाद नहीं समझाऊंगा, लास्ट बार समझ लो। हम मेटल को निकाल रहे हैं, किसमें से निकाल रहे हैं, और में से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो उसको 3 कैटेगरी में बांटेंगे, या तो वो हाई रिएक्टिव होगा, या वो मीडियम रिएक्टिव होगा, या फिर वो लो रिएक्टिव होगा। अगर वो हाई रिएक्टिव है तो हम इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड फॉलो करेंगे, हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गया बेटा। नाउ अगर वो मीडियम रिएक्टिव है तो उसको 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, या तो वो कार्बोनेट होता है या फिर सल्फाइड होता है।
मतलब उसके दो कैटेगरी होते हैं, क्योंकि मीडियम रिएक्टिव में बहुत मेटल है, इसे उसको दो कैटेगरी में बांटा जाता है। कुछ सल्फाइड कुछ कार्बोनेट वाले होते हैं, कुछ सल्फाइड वाले होते हैं। अगर वो कार्बोनेट है तो उसके लिए मेथड फॉलो होता है कैल्सिनेशन, अगर वो सल्फाइड है तो उसके लिए मेथड फॉलो होगा रोस्टिंग। लेकिन इन दोनों मेथड में एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है सर? क्या दिक्कत है इन दोनों मेथड में? ये आपको प्योर मेटल नहीं देगा, ये आपको मेटल ऑक्साइड देगा, इन ऑक्सीजन की परत होगी। तो आप मेरे पास आओगे, सर अब मैं क्या करूं? तो मैं कहूंगा आप रिडक्शन मेथड फॉलो करो। रिडक्शन जैसे करोगे ऑक्सीजन हट जाएगा, आपको प्योर मेटल मिल गया, आप खुश हो गए, आपका काम बन गया, पार्टी दे देना, भूलना मत। वापस आते हैं, अब बात करते हैं कि लो रिएक्टिव। जितने भी लो रिएक्टिव होते हैं बेटा, जितने भी लो रिएक्टिव होते हैं, जितने भी लो रिएक्टिव होते हैं वो सब सल्फाइड के फॉर्म में ही पाए जाते हैं, सब के सब नेचुरली। और अभी मैंने आपको बताया था जितने भी सल्फाइड होते हैं उनके लिए एक ही मेथड फॉलो होता है, कौन? रोस्टिंग फॉलो होता है। फिर रोस्टिंग से आपको मेटल ऑक्साइड मिलेगा, मेटल ऑक्साइड से आप रिएक्शन करोगे, इससे आपको मेटल मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ये पूरा कंप्लीट टेबल ये कहना चाह रहा था आपसे कि किस प्रकार हम जमीन से मेटल ऑर्स निकालते हैं, फिर ऑर्स से हमें मेटल में कन्वर्ट करना होता है। तो ये पूरा टेबल हमें आना चाहिए, और मोस्टली जब भी ये पूरा टेबल आता है 5 मार्क्स में आएगा, आपको पूरा टेबल बनाना पड़ेगा। लास्ट बार, हाई रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव, लो रिएक्टिव। हाई रिएक्टिव के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटनी विधि, मेटल मिल जाएगा। मीडियम रिएक्टिव के दो कैटेगरी है, कार्बोनेट एंड सल्फाइड, फिर दोनों के अलग अलग मेथड है, मेटल ऑक्साइड, रिडक्शन, मेटल। जो लो रिएक्टिव होते हैं वो सब सल्फाइड होते हैं, उसके लिए रोस्टिंग मेथड है, मेटल ऑक्साइड, फिर उसका रिएक्शन करोगे आपको मेटल मिल जाएगा। क्लियर हो गया? सारी बातें क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? नाउ अब अगर इस पूरे टेबल को हमने स्टडी करा तो हमें यह चीज पता लगा कि 3 ही मेथड है, टोटल 3 ही मेथड है जिससे हम मेटल को प्यूरिफाई करते हैं। ओवरऑल 3 मेथड है। कौन कौन से मेथड है? एक तो देखो ये वाला मेथड है आपका, ये वाला मेथड इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। एक तो आपके पास इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड है ना, मेटल को प्योर करने के लिए। एक आपके पास कैल्सिनेशन मेथड है जिसको हम निस्तापन विधि बोल रहे हैं, और एक आपके पास रोस्टिंग है, भर्जन विधि है। कोई और मेथड तो नहीं है? दिखा दो आप कोई और मेथड आपको दिख रहा हो तो। ये कोई मेथड तो नहीं है इनमें से अलावा, इनके अलावा कोई मेथड नहीं है। तो अब हमें आगे 3 मेथड के बारे में पढ़ना है, और बिलीव मानो मैं पिछले 18 साल के पेपर स्टडी करके बता रहा हूं कि इन 3 मेथड में से ही कोई एक मेथड उठ के आता है हर बार। अब प्रीवियस ईयर का पेपर चेक करना, कभी कैल्सिनेशन पूछ लेते हैं, कभी रोस्टिंग पूछ लेते हैं, कभी इलेक्ट्रोलाइसिस पूछ लेते हैं। यही 3 घुमा रहे हैं, और बच्चों को पता ही नहीं है 3 क्यों पढ़ रहे हैं। बच्चों को पता ही नहीं है ये हम पढ़ क्यों रहे हैं 3, ये क्या है, ये कुछ नहीं पता, बस रट्टा मार रहे हैं, बस बैठ के रट्टा मार रहे हैं। अरे भाई, मेटल को प्यूरिफाई करने का मेथड है ये। इट इज द मेथड, इट इज टेक्निक। किस प्रकार हम ऑर्स से मेटल में कन्वर्ट होते हैं उसका एक टेक्निक है। हाई रिएक्टिव का अलग टेक्निक है, मीडियम रिएक्टिव का अलग टेक्निक है। अब हम भी पढ़ाते हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होता है उसका ग्रुप अलग बना देते हैं लास्ट में। जो मीडियम रिएक्टिव होता है उसको नॉर्मल पेस से चलते रहते हैं, और जो होते हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, सुनते नहीं है, उनकी थोड़ी कैटेगरी अलग बना लेते हैं, फिर उनको अलग तरीके से समझाते हैं कि समझाने का तरीका क्या होता है। तो हम भी ऐसा करते हैं, ऐसे मेटल भी ऐसा होता है। तो आगे हम यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, पहले आपने टेबल नोट कर लिया, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था आपका पॉइंट नंबर 27 था शायद, पॉइंट नंबर 27। तो लिखिए बेटा पॉइंट नंबर 28। जी हाँ, पॉइंट नंबर 27 था, चेक कर लो एक बार, गलती ना हो। पॉइंट नंबर 28 लिखिए बेटा, पॉइंट नंबर 28। 27 आपने पढ़ लिया, लिखिए बेटा पॉइंट नंबर 28 आपका बेटा। आप पहले मेथड समझा देता हूं, पहले मेथड ही समझा देता हूं, क्योंकि मेरे पास और भी टॉपिक है, लेकिन पहले मेथड समझा देता हूं। ठीक है, तो पहले लिखो बेटा कैल्सिनेशन। पहले मैं आपको कैल्सिनेशन समझा देता हूं, कैल्सिनेशन मेथड क्या होता है। तो पॉइंट नंबर 28 पढ़ेंगे बेटा, कैल्सिनेशन। लिखो बेटा कैल्सिनेशन, निस्तापन, कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन जिसको हम बोलते हैं बेटा निस्तापन, निस्तापन, कैल्सिनेशन। अब ये मेथड क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस अभी लास्ट में आता है, क्योंकि उसके और भी यूज है। इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत बड़ा टॉपिक है, वो लास्ट में आता है। पहले कैल्सिनेशन, ये मेथड क्या है, कैल्सिनेशन होता क्या है, कैल्सिनेशन हम किसे कहते हैं? ठीक है, तो कैल्सिनेशन एक ऐसा टेक्निक होता है, कैल्सिनेशन मेथड एक ऐसा टेक्निक। अच्छा पहले बताओ, कैल्सिनेशन मेथड किसको प्यूरिफाई करते हैं? कैल्सिनेशन मेथड हम किसको प्यूरिफाई करते हैं, याद है आपको? कार्बोनेट को। जो कार्बोनेट होगा उसको प्यूरिफाई किया जाएगा। तो कैल्सिनेशन मेथड हम यूज कहां करते हैं? इट इज यूज फॉर कार्बोनेट। इसका इस्तेमाल कार्बोनेट ओर्स के लिए होता है। पहला पॉइंट तो आपका सबसे बेस्ट पॉइंट यही है, इसका इस्तेमाल बेटा कार्बोनेट अयस्क के लिए होता है, कार्बोनेट
अयस्क के लिए होता है, अयस्क के लिए। पहला पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट तो यही है आपका। इट इज यूज फॉर कार्बोनेट और कैल्सिनेशन का इस्तेमाल हम कार्बोनेट ओर्स के लिए ही करते हैं। अभी मैंने आपको टेबल में लिखवाया था, ठीक है। अभी मेथड होता क्या है ये समझिए। पहला पॉइंट आप ये लिखना, लेकिन कि इसका इस्तेमाल कार्बोनेट के लिए होता है, ये बताया ना टेबल में। सबसे पहला पॉइंट, सबसे अच्छा पॉइंट यही है कि भाई कार्बोनेट ओर्स के लिए होता है। अब इस मेथड में होता क्या है, तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, जितने भी कार्बोनेट ओर्स होते हैं ना, जो कार्बोनेट ओर्स होता है, ध्यान सुनना बेटा, जो कार्बोनेट ओर्स होता है उसको हम हीट करते हैं, बहुत ज्यादा गर्म करते हैं, उसे गर्म करते हैं। कार्बोनेट ओर्स को बहुत ज्यादा हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बोनेट ओर्स को जब हम लोग हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन मेथड। क्या आपको कैल्सिनेशन समझ में आ गया बेटा? हिंदी में क्या लिखेंगे बेटा, इसी चीज को हिंदी में लिख लो। क्या लिखोगे कि जब कार्बोनेट अयस्क को, जब कार्बोनेट अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम निस्तापन विधि के नाम से जानते हैं। ये 2 पॉइंट लिख लोगे, 2 पॉइंट सबसे बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं हो किसी बच्चे को। 2 पॉइंट सबसे अच्छा है, बेहतरीन है। आपने 2 पॉइंट पढ़े बेटा अभी भी। क्या मैं पूछ लूं आपने कौन कौन से पॉइंट पढ़े बेटा? ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानना, बहुत जरूरी है आपके लिए जानना, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है बेटा। जब हम किसी भी कार्बोनेट ओर्स को प्यूरिफाई करेंगे तो उसके लिए हम कैल्सिनेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 क्या आप याद रखोगे? पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है आपसे कि किसी भी कार्बोनेट ओर्स को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो उस मेथड को हम कैल्सिनेशन मेथड बोलते हैं। अब आप चाहो तो एक एग्जांपल भी ले सकते हो, एक चाहो तो आप एग्जांपल भी ले सकते हो। आपके बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, शायद जिंक कार्बोनेट का एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। तो जिंक कार्बोनेट, अभी देखो इसके साथ कार्बोनेट है ना, इसके साथ क्या है, CO3 क्या होता है, कार्बोनेट। CO3 क्या होता है, कार्बोनेट। मैंने क्या लिखवाया था, इसका इस्तेमाल कहां होता है, कैल्सिनेशन का इस्तेमाल कहां होता है, कार्बोनेट के साथ। कैल्सिनेशन का इस्तेमाल कार्बोनेट के लिए होता है। तो ये देखो जिंक कार्बोनेट, ये कार्बोनेट है, कार्बोनेट के लिए इस्तेमाल होगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, हीट करेंगे, गर्म करेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करेंगे, हीट करेंगे, गर्म करेंगे। तो जैसे ही आप लोग करोगे ऐसा, तो जिंक ऑक्साइड अलग हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। तो ये बेस्ट एग्जांपल है, आप इसे एग्जांपल के तौर पे भी लिख सकते हो। ये बेस्ट एग्जांपल है, इससे अच्छा एग्जांपल नहीं है। अगर ये एग्जांपल दे तो टीचर तो वैसे ही बावला हो जाएंगे कि भैया क्या एग्जांपल दिया बच्चे ने, बेहतरीन। जिंक कार्बोनेट, देखो कार्बोनेट है और कार्बोनेट के लिए कैल्सिनेशन। मैं बार बार कह रहा हूं, चीजों को समझो, रटो मत, रटोगे पागल हो जाओगे। हम पढ़ क्या रहे, हम पढ़े कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का इस्तेमाल कहां करते हैं, कार्बोनेट ओर्स के लिए करते हैं। ये प्रोसेस, इस प्रोसेस में होता क्या है कि हम कार्बोनेट ओर्स को उठाते हैं, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बहुत ज्यादा हीट करते हैं, तो उसे हम कार्बोनेट प्रोसेस कहते हैं। एग्जांपल ले लिया, एक कार्बोनेट का एग्जांपल ले लो, एक जिंक कार्बोनेट ले लिया। ये जिंक कार्बोनेट है, कार्बोनेट है ना, जिंक कार्बोनेट। हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया तो जिंक ऑक्साइड अलग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। और मैंने आपसे एक बात बोली थी, याद करो, कि इस प्रोसेस के द्वारा आपको प्योर मेटल नहीं मिलेगा। तो जिंक के साथ देखो क्या, ऑक्सीजन है। मैं एक एक बात को रीजन के साथ समझा रहा हूं, जो समझने वाला बच्चा होगा सटीक यहां समझेगा। मैंने कहा था ना, इन दोनों मेथड में कमी है। क्या कमी है? ये आपको प्योर मेटल नहीं देगा, इन पे ऑक्सीजन की लेयर होती है। तो देखो जिंक के साथ ऑक्सीजन की लेयर है, तो इसलिए जिंक ऑक्साइड लिखा है, ऑक्सीजन की लेयर है। हाँ, अगले प्रोसेस में जब इसका रिडक्शन करूंगा तो जिंक अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, तो जिंक मिल जाएगा। तो लेकिन हमें तो कैल्सिनेशन समझना है, हमें रिडक्शन थोड़ी समझना है। रिडक्शन तो हम फर्स्ट चैप्टर में समझ आ चुके हैं। रिडक्शन वाला अपचयन विधि वो फर्स्ट चैप्टर में समझ आया। तो बेटा कैल्सिनेशन समझ में आ गया बेटा, कैल्सिनेशन मेथड। 3 बातें आप जिंदगी में याद रखो कैल्सिनेशन के बारे में, 3 पॉइंट याद रखोगे। आपके बुक में 1 पॉइंट है और एक एग्जांपल है। मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया। अगर आप समझने वाले समझदार होगे ना, तो दुनिया की 500 किताबें पढ़ लेना 10th स्टैंडर्ड की, आपको ये 3 पॉइंट ऐसे नहीं मिलेगा। कहते सब ने यही लिखा है, पता नहीं क्या लिखा है, लेकिन आपको पॉइंट में ऐसा नहीं मिलेगा। पहली पॉइंट, कार्बोनेट कैल्सिनेशन का इस्तेमाल कहां होता है, तो कार्बोनेट के लिए। दूसरा, इस प्रोसेस में करते क्या है, तो कार्बोनेट ओर्स को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं। एक एग्जांपल ले लो, जिंक कार्बोनेट, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया, जिंक ऑक्साइड अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। तो बेस्ट एग्जांपल हो गया किसका, कैल्सिनेशन का। नाउ अब हम लेंगे रोस्टिंग का एग्जांपल, ठीक है। तो पॉइंट नंबर ये था आपका 28, अब आता है बेटा 29 पर। अब हम लिखेंगे बेटा रोस्टिंग, रोस्टिंग मेथड। रोस्टेड कॉफी भी आती है, अगर किसी ने पिया हो, पी के देखना। रोस्टेड कॉफी विदेशों में बहुत पी जाती है। रोस्टेड कॉफी, रोस्टेड कॉफी में चीनी की मात्रा बहुत कम होती है, बहुत मतलब ना के बराबर ही होती है। रोस्टेड कॉफी बोलते हैं, शरीर के लिए अच्छा होता है, एनर्जी ज्यादा मिलता है, नुकसान कम करता है, रोस्टेड कॉफी बोलते हैं।
तो रोस्टिंग ये होता क्या है, पहले तो आपको बताना पड़ेगा ना इसका इस्तेमाल कहां करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था रोस्टिंग का इस्तेमाल कहां करते हैं, सल्फाइड के लिए। रोस्टिंग का इस्तेमाल कहां करते हैं, सल्फाइड के लिए। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, 4 सल्फाइड ऑर्स, 4 सल्फाइड ऑर्स की इसका इस्तेमाल हम सल्फाइड के लिए करते हैं। इसका उपयोग कहां करते हैं बेटा, सल्फाइड के लिए। ये सल्फाइड अयस्क के लिए, पूरा लिख लो लिखना चाहो तो, सल्फाइड अयस्क के लिए। थोड़ा बोर्ड कभी बार हैंग हो जाता है हमारा, मिट जा भैया, नहीं मिटेगा तो कोई बात नहीं भैया, हम अगला लिख लेंगे, मिट गया अपने आप। सल्फाइड अयस्क के लिए, ठीक है बेटा। भर्जन का इस्तेमाल कहां होता है, सल्फाइड के लिए। सॉरी बेटा। अब करते क्या है इसमें, इसमें क्या करते हैं, तो किसी भी सल्फाइड को हम ले लेंगे, जो सल्फाइड होगा कोई भी एक सल्फाइड ले लेंगे, उसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे। लेकिन यहां जो ऑक्सीजन होता है ना वो लिमिटेड होता है, यानी बहुत कम ऑक्सीजन होता है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे लिमिटेड। यहां पे जो ऑक्सीजन होगा वो बहुत कम होगा, लिमिटेड होगा। वहां ऑक्सीजन लिखा है, यहां ऑक्सीजन लिमिटेड लिखा है, क्योंकि ऑक्सीजन यहां बहुत कम होता है। बहुत लिमिटेड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे, और इससे हमें क्या मिलेगा, याद करो, इससे हमें याद आया कुछ। अगर हम क्या करें, सल्फाइड को इसमें भी आपने लिखा था ना, अभी लिखा आपने, हीट करोगे, गर्म करोगे तो आपको मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा। ऐसे ही आप इसमें लिख सकते हो कि जब ऑक्सीजन, लिमिटेड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, एक कोई भी एक मेटल ऑक्साइड मिलेगा, मेटल ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है बच्चों। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा, कि जब हम किसी सल्फाइड को सीमित, हिंदी में लिखेंगे सीमित ऑक्सीजन में गर्म करते हैं, सीमित ऑक्सीजन में गर्म करते हैं तो हमें धातु ऑक्साइड मिलता है, धातु ऑक्साइड मिलता है। क्या समझ में आ गया बेटा, दो बातें समझ में आ गई बच्चों। इसका इस्तेमाल, रोस्टिंग का इस्तेमाल कहां करते हैं, सल्फाइड के लिए करते हैं। क्या प्रोसेस होता है इसमें, तो सल्फाइड ऑर्थ को लिमिटेड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमें मेटल ऑक्साइड मिलता है। अब आप एक एग्जांपल ले सकते हो, आपके बुक में दिया हुआ है एक एग्जांपल दिया हुआ, मरकरी का एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ है, आपके बुक में बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, मरकरी का एक एग्जांपल दिया हुआ है। अगर आपका बुक हो तो एक बार जरूर चेक कर लेना, उसमें मरकरी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है। आप वहां से उठा सकते हो कि मरकरी का कौन सा एग्जांपल दिया हुआ है। मरकरी का आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि आप HGS का एग्जांपल दिया हुआ, वहां बहुत अच्छा एग्जांपल है, उसको जरूर कर लेना। HGS का एग्जांपल दिया हुआ आपके बुक में, Hg मतलब मरकरी और S मतलब सल्फाइड, तो HGS का एक एग्जांपल दिया हुआ, उसे जरूर करना, आपको जरूर करना चाहिए, बहुत अच्छा एग्जांपल है। मैं भी करा देता हूं, पहले आपसे नोट करो, फिर मैं भी वो एग्जांपल कराता हूं।